देखिए, हमने सीआरपीसी में सेक्शन 81 तक देख लिया, जिसमें हमने दो बातें देखी कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस यानी किसी व्यक्ति को कोर्ट में कैसे बुलाया जाता है। तो कोर्ट में बुलाने के दो तरीके थे, पहला सम्मन और दूसरा वारंट। कि भाई पहला तरीका था उसका सम्मन और दूसरा तरीका था वारंट। अब सम्मन के मामले में, अब जैसे किसी को सम्मन सर्विस किया, सम्मन सर्विस नहीं हो पा रहा, वारंट इशू किया, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ठीक है, तो देखिए समझना, इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है। भाई कोई व्यक्ति जिसको हम मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है और इस एक्स व्यक्ति को कोर्ट ने पहले सम्मन इशू किया, सम्मन करने के बाद भी व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, वारंट इशू किया। अब वारंट के एग्जीक्यूशन से क्या है, बच रहा है, मिल ही नहीं रहा। तो ऐसे थोड़ी है कि एक आदमी उसके घर के बाहर बिठा देंगे हम कि भाई आप वहां बैठे रहो और जब आए तब उसको पकड़ के ले आना। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करता है कि भाई गया, और जो व्यक्ति कोर्ट में आता है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि सम्मन के पीछे रिपोर्ट होकर के आती है, वारंट के पीछे रिपोर्ट होकर के आती है कि किस प्रकार से एग्जीक्यूट हुआ। अब वो वारंट या सम्मन के पीछे एक रिपोर्ट लिख करके आती है कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसको हम गए थे, बार बार प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, और केवल वारंट का उससे पता चल गया, इसलिए वो पिछले काफी दिनों से गायब है, और इन नियर बाय फ्यूचर यानी निकट भविष्य में उसके मिलने की कोई कोर्ट संभावना नहीं है, वो ऐसे भागा रहेगा। तो कोर्ट क्या करता है कि उस व्यक्ति के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। सेक्शन 82 का फर्स्ट वर्ड पढ़िए कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के पश्चात या अन्यथा, वर्ड दे रखा, दे रखा है 81 में, समझ गए? 81 में ये जो वर्ड थे ना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, है ना, कि ये साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद, है ना, तो ये साक्ष्य कौन से है? समझ में आया कि जो व्यक्ति था वो ये कह रहा है कि साहब मैं वहां गया, कई बार गया, लेकिन वहां नहीं मिला। मैंने आसपास वाले व्यक्तियों से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहता, और इसको पता है कि ये पुलिस से भाग रहा है और पुलिस को देख करके भाग गया। तो उसका जो ये स्टेटमेंट है, साक्ष्य है, इसको कोर्ट रिकॉर्ड करता है। आगे बात समझ में? इसको प्रैक्टिस में बोलते हैं बयान मफरूरी। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस में जो वर्ड यूज करते हैं इन स्टेटमेंट्स के लिए, उनको बोलते हैं, उर्दू वर्ड है बयान मफरूरी। हाँ, मफरूर यानी जिसकी प्रोक्लेमेशन जारी होती है उसको मफरूर वर्ड यूज किया गया है ना, उर्दू वर्ड है मफरूर। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, मफरूर वर्ड यूज किया गया है कि मफरूर, कि बयान मफरूर। फिर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट को लगता है कि भाई ये आदमी तो नहीं मिलेगा, तो फिर उसकी प्रोक्लेमेशन जारी करता है। प्रोक्लेमेशन का मतलब जो वारंट था ना, उस वारंट को आगे की डेट नहीं देता, बल्कि डिस्पोज कर देता है, और वारंट को स्टैंडिंग वारंट कर देता है। स्टैंडिंग वारंट का मतलब कि अब जब कभी मिल जाए तब आप पकड़ के ले आना। तो कई बार पूछ लेते हैं कि स्टैंडिंग वारंट क्या होता है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन के बाद पुलिस को जो वारंट दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वारंट। अब इसके लिए ये निर्धारित नहीं होता। जैसे वारंट में मैंने आपको बताया कि वारंट में कोर्ट क्या कहेगा कि नेक्स्ट तारीख यह है 22/2/24/25, नेक्स्ट डेट क्या है 22/2
25। अब आपको क्या करना है, इसको 22 2 25 तक पकड़ के लाना। लेकिन 22 2 25 को वो व्यक्ति आकर के कहता है कि साहब मैंने गणे धक्के खा लिए, नहीं मिल रहा। तो फिर कोर्ट क्या करेगा कि इस दिन जो डेट होगी उसकी ऑर्डर शीट में ये मेंशन करेगा, पहले उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और फिर उसके क्या करेगा, अब वो फाइल को डिस्पोज कर देगा, उसको रिकॉर्ड में भेज देगा कि भाई आगे आपको ये फाइल लेकर के कहां पर, कोर्ट में तारीख देने की जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति का वारंट है उसको पुलिस वालों को दे देगा और कह देगा कि भाई जब मन करे, जब मिल जाए तब पकड़ के ले आना। अभी लेकर के आए थे ना, 37 साल बाद में 20 साल की उम्र में मर्डर किया और 65 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ है, कल परसों। तो वो किसके थ्रू, स्टैंडिंग वारंट के थ्रू। वो किसके थ्रू, स्टैंडिंग वारंट के थ्रू। तो सेक्शन 81 में प्रोक्लेमेशन में क्या होता है कि प्रोक्लेमेशन 2 कॉपियों में जारी होती है स्पेशल, ठीक है। पहली कॉपी जो होती है 3 कॉपियों में होता है, सॉरी, प्रोक्लेमेशन हमेशा कितनी कॉपियों में जारी होती है, 3 कॉपियों में जारी होती है। कि पहली जो कॉपी होती है वो कोर्ट के बाहर पट पे लगा दी जाती है। दूसरी कॉपी जो होती है वो 2 तरीके हो, उसका जो प्रोक्लेमेशन को बताने का तरीका होता है वो ये नहीं है कि घर के बाहर जैसे अब फिक्स सर्विस थी किसकी संबंध की, वैसे नहीं होता। आसपास के में लोगों को डिंडोरा पीट करके बताना पड़ता है कि ये भाई साहब गायब हैं और जब भी आए तो इन्हें बता देना कि कोर्ट इनको याद कर रही है। अब तारीख तो है नहीं कि इतनी तारीख को आ जाना, लेकिन प्रोक्लेमेशन में मिनिमम कितने दिन का टाइम दिया जाता है, 30। ये टाइम मिनिमम 30 दिन का है, मैक्सिमम 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोक्लेमेशन में। यह है कि भाई आपको ये जारी हो गया है इतने दिन में आना, ठीक। अब प्रोक्लेमेशन जारी हो गई, उस व्यक्ति को 30 दिन का टाइम दे दिया कि भाई आपको कोर्ट में आना है, फिर भी वो नहीं आ रहा, आगे बात समझ। प्रोक्लेमेशन का प्रभाव ये होता है कि ये माना जाता है कि उसे जो भी मामला था उसकी सर्विस हो चुकी है, यानी वारंट या जो भी सम्मान है उसकी सर्विस हो चुकी है और उसको पता चल गया कि हमारे को कोर्ट में आना है, ठीक। फिर उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रोक्लेमेशन के बाद कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति नहीं आता। भाई प्रोक्लेमेशन में तो वही व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है जिसको स्टैंडिंग वारंट मिला हुआ है। क्या, स्टैंडिंग वारंट पुलिस को है ना, जिसको भी स्टैंडिंग वारंट मिला हुआ है वो ही क्या करता है, अरेस्ट करता है। अब एक बात बताओ, 68 साल का जो केस था वो, जिसमें 68 साल के व्यक्ति को पकड़ा, क्या उसके आसपास वालों को या किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मर्डर किया हुआ है, पता नहीं था। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। प्रोक्लेम ऑफेंस जिनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी रखी है उसको स्टैंडिंग वारंट इश्यू होता है, जो उस व्यक्ति को स्टैंडिंग वारंट मिला है वो अरेस्ट करता है। और प्रोक्लेमेशन हर अपराध में जारी हो सकती है, 323 41 में भी जा सकती है, एक्सीडेंट के मामले में भी हो सकती है। आगे बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कुछ ऑफेंसेज में ही होता है। अब वो कौन से ऑफेंस है, कौन से ऑफेंस है, 82(4) में दिए हुए हैं, उनकी एक लिस्ट दी हुई है। 82 के 4 में क्या कर रखे हैं, उसकी लिस्ट दी हुई है। क्या लिस्ट दी हुई है कि भाई देखो, सबसे पहले 392 से 399 यानी लूट और डकैती वाले सारे अपराध, और 402, केवल इसमें एक गायब है, कौन सा, 401 और 402 गायब है ना, क्या 400 है ना, सॉरी 401 गायब है, 400 तक, और 401 गायब है और 402, यानी यहां तक की तो पूरी श्रृंखला आपकी आ रही है लूट और डकैती के सेक्शंस की।
इससे पहले 5 सेक्शन दिए हुए हैं और इसके बाद में 4 सेक्शन दिए, इसके बाद में 4 सेक्शन दिए। तो भाई 4, अब पहले 5 कौन कौन से हैं? 302, 304, 364 और 3, ये 5 सेक्शन कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन्हीं सेक्शनों में घोषित करती है। ठीक, जैसे फिर इधर क्या है? यही है, 4 सेक्शन इधर है और 5 सेक्शन इधर है, टोटल इन्हीं में प्रोक्लेमेशन होती है। जैसे एक आर जिसमें अभी अपन ने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई कोई व्यक्ति प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या कर सकता है? तो वो उसमें जो प्रॉब्लम बनाई थी अपन ने, जो आरजेएस में डिस्कस की थी, उस दिन रह गया था कि हत्या का मर्डर था ना, हत्या का अपराध में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा, तो कहां आ रहा है? 302 में आ रहा है। तो 302 में उसकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी उसे घोषित कर सकता है और दूसरा उसकी संपत्ति को वेटेज कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट कितनी? 2 रिलीफ, कि भाई वो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर सकता है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसेस होती है वो भी वैसे ही होती है जैसे प्रोक्लेमेशन की होती है। अब जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति का वारंट सॉरी प्रोक्लेमेशन जारी हुई है, उद्घोषणा जारी हुई है, तो क्या होता है कि भाई पुलिस वाले 3 कॉपियों में होती है। सबसे पहले जो भी उसका घर होता है, गांव होता है, उसके सहज दर से स्थान पर लेके जाते, वहां पे सबको पढ़ करके सुनाया क्या कि भाई साहब कोर्ट को चाहिए और जब भी आए तो उन्हें कह देना कि आप कोर्ट में उपस्थित हो जाए। और उसके घर के बाहर, अब जब वो भाई साहब आएंगे, पड़ोसी क्या कहेगा कि भाई तेरा वो कोर्ट से वारंट आया हुआ है, कोर्ट चला जा। ठीक, लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो गया तो पड़ोसी को क्या करना है? कहने की जरूरत नहीं है कि भाई तू क्या लाया, पकड़ सकता है, लेकर के आ सकता है। आगे बात समझ में? तो दोनों चीजें क्लियर है कि प्रोक्लेमेशन क्या होती है 81 में और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर केवल इन्हीं सेक्शनों में होता है और प्रोक्लेमेशन किसी भी सेक्शन में जारी की जा सकती है, उद्घोषणा किसी भी सेक्शन में जारी की जा सकती है। क्लियर है? अब जिस व्यक्ति को, देखो एक चीज समझना, जैसे एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया, जैसे 420 406 का अपराध किया, समझना 420 406 आईपीसी का अपराध, फिर हम जमानत कराते हैं कि नहीं कराते? जमानत क्या होती है? बेल क्या होती है? भाई बेल एक गारंटी होती है, कंडीशंस होती हैं जिस पर किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है, जिनमें एक गारंटी ये होती है कि भाई आप कोर्ट में जब भी कोर्ट बुलाएगा कोर्ट में प्रेजेंट हो गया कि नहीं हो। अब मान लो उस व्यक्ति का चार्जशीट कोर्ट में आ गई, चार्जशीट के समय वो व्यक्ति आया, अपने साइन किया और चला गया। नेक्स्ट तारीख को चार्ज आर्ग्यूमेंट थी, चार्ज आर्ग्यूमेंट पे वो व्यक्ति नहीं आया, ना उसका वकील आया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? क्या करेगा? तो कोर्ट क्या करेगा? जैसे मान लीजिए कि हमने नेक्स्ट तारीख दे दी 13/2/2025 कि अगली तारीख क्या है? 13/2/25। 13/2/25 को वो आदमी नहीं आया कोर्ट में, कोर्ट में नहीं आया,
तो 13/2/25 को कोर्ट में नहीं आया, तो कोर्ट में जिस शर्त पे बेल दी थी उसका वोलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब उस शर्त का वोलेशन हो गया तो कोर्ट क्या करेगा कि इसके अगेंस्ट में 446 एक ही प्रोसेस करेगा सीआरपीसी की, जिसको बोलते हैं बेल जंप करना। क्या बोलते हैं? बेल जंप करना, यानी उसके जो बेल बॉन्ड थे उसको फोरफिचर कर देगा, यानी संप्रण कर लेगा। आगे बात समझ में? कौन सी प्रोसेस करेगा? 446 ए की, है ना। और इनको क्या कर दिया? संप्रण कर दिया। और उस व्यक्ति का क्या कर देगा? अरेस्ट वारंट इशू कर देगा। क्या कर देगा? अरेस्ट वारंट। ठीक। यानी उस व्यक्ति का अरेस्ट वारंट क्या हो गया? इशू। ठीक। अब इस आदमी का अरेस्ट वारंट इशू हो गया तो कौन सी धारा का अपराध हो गया भाई? कौन सी धारा का? कौन सी धारा का? 229 ए आईपीसी। समझ गए? मैं जब एपीपी का पेपर देने इंटरव्यू देने गया था तो मेरे इंटरव्यू में जो बोर्ड में थे वो ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र महेश्वरी जी थे। उस वक्त उनका वारंट इशू हो गया था और चेपुडी जी लगे हुए थे। तब उन्होंने मेरे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा। आगे बात समझ? तो क्या था? इसको कौन सी धारा का अपराध हुआ? फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? अरेस्ट वारंट इशू हो गया। अब अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद में जो व्यक्ति वारंट को क्या करने गया एग्जीक्यूशन, वो आकर के कोर्ट में कहता है कि साहब कोई चांस नहीं है, आदमी निकल लिया, भाग गया, अब नहीं आएगा। कोर्ट उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद मान लीजिए अरेस्ट वारंट इशू किया, 13 को नहीं आया, नेक्स्ट तारीख दे दी उन्होंने 25/2/25 कि 25/2/25 तक आप क्या कर दो। समझ गए? अब 25/2/25 को जब वो कोर्ट में आया, उस आदमी ने ये कहा कि साहब कोई चांस नहीं। ठीक। फिर कोर्ट उसके बयान लेगा और उसके प्रोक्लेमेशन को जारी करके फाइल को इस तारीख को डिस्पोज कर देगा और नेक्स्ट तारीख नहीं देगा, क्योंकि जब आदमी नहीं है तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा? जो फाइल को अपनी तारीख पे डालेगा। इसको फाइल को भेज दिया कि वो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, तो फिर उसका स्टैंडिंग वारंट इशू होगा, प्रोक्लेमेशन जारी होगी, है ना, जिसको बोलते हैं मफरूर घोषित करना। अब जैसे ही इसकी प्रोक्लेमेशन जारी हो गई, स्टैंडिंग वारंट इशू हो गया, फिर उसमें 30 दिन का टाइम दिया जाता है प्रोक्लेमेशन में। 30 दिन में आप कोर्ट में क्या हो जाओ? उपस्थित हो जाओ। अब 30 दिन तक नहीं आता प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद, तब होता है 174 ए का अपराध। समझ गए? 174 ए का अपराध। 229 ए का कब हुआ? केवल जब बेल जंप हुई और जब प्रोक्लेमेशन जारी हो गई, तब कौन सा हुआ? 174 ए का अपराध। और मान लो ये तो 420 था, अगर 302 था तो वो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर सकता था बाद में। तो फिर 174 में दे रखा है ना दो पार्टों में कि प्रोक्लेमेशन जारी हो गई तो ये सजा है 7 साल की है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो 7 साल की या 30 साल की, है ना। समझ गए कि ये तीनों अपराध समझ में आ गए कौन कौन से स्टेज पे होते हैं? कि बेल जंप हो गई 229, 181 की कार्रवाई हो गई, बेल जंप के बाद नेक्स्ट स्टेप पे होगी ना, है ना, 82 की कार्रवाई हो गई तो, और उसके बाद में तो फिर वो 7 साल की सजा। समझ में आ गई तीनों? जब मैं एपीपी का इंटरव्यू देने गया था तब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था।
फिर उसके बाद 82 समझ में आ गया कि भाई 82 में क्या प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद में आता है 83। अब एक बात बताओ, कोई आदमी नहीं आ रहा, आगे बात समझ। कई बार कोई आदमी नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी उठा करके ले जाता। अब आ जाएगा, अब वो खुद ढूंढने का, हमें ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? नहीं। तो अब उस आदमी की खिलाफ कोर्ट क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन जारी हो गई। देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 83 में अटैचमेंट होता है। क्या होता है? अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट 83 का कभी भी प्रोक्लेमेशन से पहले नहीं होगा कि भाई पहले अटैच कर लो और बाद में प्रोक्लेमेशन जाए। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो जनरल नियम है वो ये है कि प्रोक्लेमेशन जारी हुई, प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी वो व्यक्ति दिए गए समय में कोर्ट में नहीं आ रहा तो कोर्ट उसकी अटैचमेंट कर देता है प्रॉपर्टी। लेकिन कोर्ट को ये बताया कि साहब वो जो भाई साहब है जिसकी आपने प्रोक्लेमेशन जारी किया वो तो खुद तो निकल ही लिए, धीरे धीरे सामान भी जा रहा है। तो जब तक प्रोक्लेमेशन का टाइम पूरा होगा तब तक तो दोनों ही निकल लेंगे। तो कोर्ट अगर इस बात से संतुष्ट हो जाता है तो ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी तो क्या है? जो जनरल रूल है वो तो यही है कि पहले प्रोक्लेमेशन जारी होगी, प्रोक्लेमेशन में नहीं आया तो फिर अटैचमेंट होगा। ये जनरल रूल है, कैसे होता है। लेकिन जब आप कोर्ट को ये बता रहे हो क्या कि भाई साहब तो निकल लिए और धीरे धीरे सामान भी जा रहा है, और जिस दिन प्रोक्लेमेशन का टाइम पूरा होगा जब तक तो भाई साहब और सामान दोनों निकल लेंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, इस मकान को मेरे पास में है और मैंने प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद में सागर को बेच दिया, तो बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता? भाई अगर कोई सद्भावना पूर्वक क्रेता खरीद रहा है, उसको क्या पता कि बाद में इसकी प्रॉपर्टी अटैच प्रॉपर्टी हो, तब तो हम ये भी मान ले कि भाई अटैच प्रॉपर्टी में। लेकिन अटैच नहीं है तो बेच सकता है। तो इधर तो भाई साहब गए, इधर सामान गया, तो कोर्ट क्या करेगा? इसलिए अगर उसे इन्फॉर्म किया जाता है, कोर्ट को इस बात का पता चलता है, कैसे पता चलेगा? शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वो उसकी बाकी संपत्ति को क्या करने वाला है? डिस्पोज करने वाला है। कि क्रैक लग रहे हैं, है ना? या फिर कोर्ट को लगता है क्या कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहाँ, उसकी कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर ले जाने वाला है, तो वो कहता है भाई साहब गए, और भाई साहब के साथ सामान गए, फिर क्या कर लोगे? तो ऐसी कंडीशन में अटैचमेंट, वो सॉरी, उद्घोषणा के साथ में ही कोर्ट क्या कर देगा? अटैचमेंट का आदेश कर देगा। आगे बात समझ में? और अगर जिले से बाहर करनी है तो किसके माध्यम से करेगा? डीएम के माध्यम। वैसे तो ये डीएम वर्ड गलत है, कलेक्टर के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि जब आप रेवेन्यू एक्ट पढ़ते हो तो सेक्शन 90 में दे रखा है कि जो भी प्रॉपर्टी होता है वो सरकार की होती है, और हर प्रॉपर्टी रेवेन्यू के लिए लायबल होती है। और जब भी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो सबसे पहले रेवेन्यू वसूल किया जाता है उससे। इसलिए भाई जुडिक्शन की प्रॉपर्टी में तो कोर्ट क्या करा रहा है? इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए कोर्ट अपने हिसाब से डिस्पोज करवा देता। लेकिन जुडिक्शन से बाहर की कलेक्टर को इसलिए क्या बताया जाता है? आपने देखा होगा सिविल मामलों में भी कलेक्टर को रिसीवर बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि भाई कल को तुम्हारा जो टैक्स टूक है वो उस प्रॉपर्टी से पहले वसूल कर लेना। भाई आप लोगों का जो टैक्स टूक्स है वो आप पहले वसूल कर लेना।
आगे बात समझ में? तो फिर ये अटैचमेंट। अब अटैचमेंट है तो किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम अटैच करना है तो कैसे करें? भाई जैसे मान लो कि आपकी बाइक है, उसको अटैच करना है तो क्या करेंगे? भाई उसको तो अभिग्रहण करेंगे, सीज करेंगे। पोजीशन का क्या है? हाँ, अभिग्रहण करेंगे, सीज करेंगे। सीज का मतलब होता है कि खुद के वास्तविक कब्जे में ले, और मैं जहां जाता हूं वहां पे वो चीज मेरे साथ जा सकती। दूसरा है मकान। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा? भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा? तो एक चीज ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो अटैचमेंट होता है, अब ये तो है नहीं कि इस मकान को उठा के ले जा सकता है, नहीं। नहीं तो सब अपना मकान कुंभ की तरह कहाँ पर, सिविल लाइन में स्थापित कर देते। अगर मकान ही उठ करके जाने लगते तो नहीं, भीड़ हो जाती। नहीं होती क्या सिविल लाइन में इतनी चौड़ी चौड़ी लाइनें, रोडें? नहीं होती ना, सब वहीं शिफ्ट करते कुंभ की तरह। तो अब यहां पर जो भी स्थावर संपत्ति का होता है उसका पोजीशन। अब लेकिन मान लो ये मेरी मकान है और मकान में अनवर रह रहा है, किराएदार है। अब ये थोड़ी है कि अनवर को आप ये कहते कि बाहर निकल, ताला लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मेरी ये प्रॉपर्टी अनवर के पास में है तो कोर्ट इसको ऑर्डर करता है, भाई देख अब ये सरकार की हो गई है, अब तेरे को मालिक को पोजीशन नहीं करना। और दूसरा जो किराया भाड़ा दे रहा है ना, वो अब आजकल हमारे यहाँ शिफ्ट कर देना। इसी प्रकार इस स्थावर संपत्ति में होता है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई चीज या मेरे आपके पैसे इसके पास में है, तो कोर्ट अटैचमेंट करेगा तो क्या कहेगा इसको कि भाई अब आगे पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब आप कहाँ जमा कराओगे? कोर्ट में जमा कराओगे। आगे बात समझ। जीव जंतु है तो घोड़ी गाड़ी भी तो हो सकती है, आजकल तो कुत्ते भी लाख रुपए के आते हैं, नहीं? आगे बात समझ में? तो उनको, जीव जंतु है तो या तो उनको बेच करके या किसी व्यक्ति के पोजीशन में दे करके, भाई जब हम जरूरत होगी तब हम। आगे बात तो ये अटैचमेंट का तरीका दिया हुआ है कि अटैचमेंट कैसे होगा। या फिर जब कोई तरीका समझ में नहीं आता तो लास्ट में एक रिसीवर ऑप्शन बचता है कि रिसीवर को अपॉइंट करके प्रॉपर्टी उसे दे दी जाती है कि अब सार संभाल कर। आगे बात समझ में? और रिसीवर जब अपॉइंट हो गया तो जब तक सिविल कोर्ट नहीं ले लेता तब तक वो रिसीवर के कब्जे में रहती है। तो ये प्रॉपर्टी के क्या है, अटैचमेंट का तरीका है। समझ में आएगा? 82 83 क्लियर है? अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया है? अब जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, सपोज करो, और ये मान लीजिए अरविंद सर की है, और मैं यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। या मान लीजिए कि दो पार्टों में, उधर अरविंद सर की है, इधर मेरी है, और कोई बाहरी गेट के ताला लगा गया। ठीक, एक दिन वो क्या हुआ कि वो जो ये अपनी बिल्डिंग इधर है और वो सामने वाली ओर है ना, उसका कोई टैक्स बकाया था। तो वो टैक्स वाले, नगर निगम वाले आए तो वो क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि ये दोनों बिल्डिंग क्या है, एक ही है, और वो जो मेन गेट था उसी के ताला लगा रहे थे और उसी को सील कर रहे थे। तो वो तो शुक्रिया था कि अरविंद सर आ गए, तो अरविंद सर ने वो कहा कि भाई ये बिल्डिंग अलग है और ये बिल्डिंग अलग है। अब सपोज करो वही अटैचमेंट की प्रोसेस की बात करें, ऐसे ज्वाइंट बिल्डिंग के ताला लगा जाए तो फिर हम क्या करें, मैं और अरविंद सर? तो फिर वहां पर ऑब्जेक्शन होता है। किस पे? अटैचमेंट। कौन व्यक्ति कर रहा है? वो नहीं जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी हुई है, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड पर्सन। भाई ये जैसे अटैचमेंट हुआ, सपोज करो कि वो हुआ नहीं लेकिन हो जाता, बिल्डिंग इधर वाली वो तो मान लीजिए प्रोक्लेमेशन वाली हो गई, इधर वाली हमारी का क्या लेना देना भाई? तो हम अटैचमेंट को चैलेंज कर सकते थे। कौन?
वो व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, कहां से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अलावा जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, वो क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। साहब ये जो अटैचमेंट हुआ है वो गलत है, कि हमारी दुकान को क्यों बंद कर दिया भाई आप लोगों ने, हमारा तो खोलो। इसके लिए पीरियड कितना दिया हुआ है, 6 महीने का। कौन से कोर्ट में जाएंगे, अटैचमेंट किया है उस कोर्ट में, जिसने प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है वो। लेकिन मान लो प्रॉपर्टी, आपने सेकंड में पढ़ा ना कि जुडिक्शन से बाहर करवा रहे हैं तो डीएम के माध्यम से करवा रहे हैं, और मान लो यहाँ के प्रॉपर्टी अलवर में अटैच करा रहे हैं तो फिर हम सीजीएम को ऑब्जेक्शन करें, और सीजीएम उनको सुनने के बाद में लास्ट में फाइनल ऑर्डर करेगा। उस ऑर्डर के अगेंस्ट फिर आपको कोई रिलीफ नहीं है, फिर आप केवल सिविल सूट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर उसके खिलाफ अपील रिवीजन इनकी परमिशन दे दी जाए ना, तो फिर प्रोसेस और लंबी हो जाए। इसलिए वो कहा कि भाई आप फिर 1 साल के भीतर सिविल सूट दायर करो और अपने राइट सिविल कोर्ट से क्या करा दो, डिसीजन करा दो। सिविल कोर्ट जैसा कहेगा उसके अधीन रहते हुए जो ऑर्डर किया हुआ है वो क्या होगा, फाइनल होगा। वो ऑर्डर क्या होगा, फाइनल होगा। सेक्शन 84 समझ गए कि 84 में क्या होगा, ठीक। फिर उसके बाद में ये तो गया किसकी प्रोसेस, 84 वाले, है ना। 85 की जो प्रोसेस है वो क्या है वो समझना। अब ये तो गए थे मैं और अरविंद सर, और मान लो अब वो जो पड़ोसी है वो आए तो देखो सबसे पहली चीज तो कि अगर ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन वो आदमी आ जाता तो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं कि भाई वो अपनी कंप्लायंस कर दी ऑर्डर की तो छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद में आता है तो 2 साल का टाइम है। तो कितना टाइम है, मेरे को और अरविंद सर को कितना टाइम था, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको कितना टाइम है, 2 साल। लेकिन 2 साल बाद में वो आता है और कोर्ट को ये स्पेसिफाइड संतुष्ट करता है कि साहब मैं न तो भाग रहा था और न ही मैंने भागने का प्रयास किया, न तो मैं भागा और न ही मैंने भागने का प्रयास किया। और कोर्ट अगर उसकी बात से संतुष्ट हो जाता है तो क्या करेगा, अब आ रहे हैं भाई साहब कितने दिन में, 2 साल में। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो गई, ये मान लीजिए ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई, तो इस अटैचमेंट में अन्य व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को या अन्य व्यक्ति को राइट क्या है कि 6 माह में क्या करे, ऑब्जेक्शन का, अटैचमेंट का। तो 6 महीने का जब किसी को मौका दे रहे हैं तो अटैचमेंट के बाद 6 महीने में तो प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। अटैचमेंट के बाद प्रॉपर्टी कब बेचेंगे, 6 महीने तक नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी भाई, 84 में रूल है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्शन करता है अगर आप इधर बेच दो फिर उसका क्या बच गया भाई। इसलिए अटैचमेंट के 6 महीने तक तो कोई प्रॉपर्टी क्या नहीं होती, सेल होती नहीं भाई। अटैचमेंट के 6 महीने तक तो कोई प्रॉपर्टी सेल होती नहीं, पहली बात समझ में आई। और अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तो जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी। आगे बात समझ में कि ऑब्जेक्शन डिसाइड होने के बाद ही बिकेगी। और ये भाई साहब कितने दिन बाद में आ रहे हैं, 2 साल बाद में। और मान लीजिए 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट क्या करेगा, वो एक रिसीवर को पॉकेट में तनख्वाह दे रहा है, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद में, 6 महीने बाद में नहीं आया तो बेच दिया। अब बेचने में मान लीजिए कि या तो पूरी प्रॉपर्टी बिक गई और 2 साल बाद भाई साहब आकर के कहते हैं कि साहब मैं तो दुबई गया हुआ था कमाने के लिए,
और मैं और मेरे ऊँट, बस ऊँट चरा रहा था और मजे कर रहा था और कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब ऊँट चरा करके आज फ्री हुआ हूँ, अब आया हूँ, तो अब बताओ क्या करना है। तो कोर्ट संतुष्ट होगा, कोर्ट कहेगा लेकिन भाई साहब वो तेरा प्लॉट तो बिक गया, 6 महीने तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। तो फिर वो कहे नहीं मेरे को तो प्लॉट दो, पॉसिबल है। तो जो पैसे आए हैं वो पैसे, अपना जो खर्चा है उसको काटने के बाद उसको पैसा दे दीजिए। ठीक, पहली। दूसरा, कंडीशन ऐसी होती है कि मान लो आधी प्रॉपर्टी तो गई बिक और आधी रह गई। आधी प्रॉपर्टी तो गई क्या, बिक, और आधी रह गई। तो पैसा काटने के बाद पार्टली तो पेमेंट कर दिया जाएगा। और ठीक। और एक जैसे मान लीजिए राजस्थान में मामला था कि एक इंदिरा विश्नोई थी, उन्होंने के ऊपर भी मर्डर के चार्जेस थे जिनमें उसमें अबैटमेंट का था। तो उनकी प्रोक्लेमनेशन जारी हो गई, अटैचमेंट हो गई, और अटैचमेंट के बाद में प्रशासन ने उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। तो ऐसे मामले में जब कोई ग्राहक नहीं आए और प्रॉपर्टी सेफ ही पड़ी है, तो फिर इससे खर्चा लेने के बाद में ये प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, निर्मुक्त कर दिया जाएगा। आगे बात समझ। फिर 85 में कब करेगा ऑर्डर, 85 के ऑर्डर कब करेगा कोर्ट, कब करेगा, जब वो इस बात से स्पेसिफाइड हो जाए क्या, कि भाई नहीं आने का रीजन था, और वो कोर्ट को आकर कह देता है साहब कुछ नहीं, मैं तो बचने की कोशिश कर रहा था, अंत में लगा क्या रहा प्रॉपर्टी गई तो इसलिए मेरे को तो आना पड़ा। कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि भाई नहीं आने का कोई रीजन था। नहीं, जब हम छोटे थे 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो टीचर पूछते थे कि भाई कैसे नहीं आया, बड़ा सीरियसली रहते थे। तो कोई कहता है कि सब बारिश हो रही थी, तो पिटते थे। वो कहता है कि अगर ये चेरा पूंजी होती तो तुम तो कभी आती नहीं। तो टीचर को भी संतुष्ट करना पड़ता था, रीजन बताना पड़ता था कि भाई हम कल क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर रीजन से संतुष्ट नहीं हुआ तो पिटाई पक्की। जैसे हमने बोल दिया कि सर कल बारिश हो रही थी बहुत तेज, नहीं, जैसे आप मैसेज कर देते हो ना कि सर आज तो बारिश हो रही है, आज तो क्लास रहने दो। आजकल तो आप लोग कहते हो, नहीं। और हमारे टाइम अगर छुट्टी कर ली इस रीजन से, किस रीजन से, कि सर कल तो बारिश हो रही थी बहुत तेज इसलिए नहीं आए, तो फिर वो कहते हैं कि पीटते, और फिर कहते हैं कि अगर तुम चेरा पूंजी में होते तो फिर कभी स्कूल ही नहीं जाते वहां तो रोज बारिश होती है। तो यहां ध्यान रखना, प्रॉपर्टी को 85 में छोड़ने के लिए क्या जरूरी है, सेटिस्फाइड होना जरूरी है। नहीं हुआ तो मना कर देगा भाई, 85 के 3 में क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा भाई नहीं, आपकी गलती है, इसलिए अब आपको प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं दिया जाएगा, साहब मना कर दे। अब क्या करें वैसा, तो फिर 86 में इस ऑर्डर की अपील हो, और कहाँ होती है, कहाँ होती है, बेटा एक चीज ध्यान रखना, अपील दो चीजों की होती है, या तो एक्विटल की या कन्विक्शन। कन्विक्शन की अपील तो हमेशा, जैसे मजिस्ट्रेट ने किया है तो सेशन में, और सेशन ने किया है तो हाई कोर्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक्विटल की अपील है उसका मामला अलग। एक्विटल में अगर मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर किया है एक्विटल का, वो मामला संज्ञेय और अजमानती, कौन सा मामला, तो उसकी अपील सेशन में होती है। नहीं, अदरवाइज बाकी मामलों की अगर आपको अपील करनी है तो लीव लेनी पड़ती है, कहां से, हाई कोर्ट से। और अपील कहां होगी,
हाई कोर्ट में होगी। तो एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं लिखना कि जहां अपील होती है। अपील तो आप ये देखो मजिस्ट्रेट की हाई कोर्ट में भी हो रही है और मजिस्ट्रेट की सेशन में भी हो रही है। और अगर सीजेएमआर उसने क्रमवर्ती आदेश दे दिया तो अपील हाई कोर्ट में हो रही है। कैसे डिसाइड करोगे आप? इसलिए वर्ड लिखना है कि जहां किसकी कन्विक्शन की, दंडादेशों की जहां अपील होती है वहां अपील की जाएगी, न कि एक्विटल। दोनों पार्टों को अलग किया है। ये मत लिखना कि जहां अपील सामान्यतः होती है। अपील किसकी? कन्विक्शन। तो ध्यान रखना बड़ा अंतर है। और प्री में मेंस में ये वर्ड पकड़ता है एग्जामिनर क्या। बाकी तो नॉर्मली आप क्या लिखोगे 86 में कि जहां उसकी अपील होती है। तो अपील कहाँ होती है? तो अपील ध्यान रखना पूरे अपील के जब सेक्शन को हम पढ़ेंगे तो डिवाइडेशन कर रखा है किस पार्ट में। दंडादेश की अपील अलग है और एक्विटल की अपील अलग। आगे बात समझ कि दंडादेश की अपील अलग है और उस बिल्कुल। तो जहां दंड, अब एक्विटल की अपील है तो मजिस्ट्रेट की अपील दोनों अलग अलग होती है। एक्विटल की अपील कहाँ होगी? एक्विटल की अपील कहाँ होती है? मजिस्ट्रेट ने अगर कोई एक्विटल किया है तो उन्होंने पहले तो यही था कि सारी लीव होती थी। लीव का मतलब कि पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब हम ये अपील करना चाहते हैं। फिर कोर्ट अगर संतुष्ट हो गया तो अपील ग्रांट करता है। एज ए राइट नहीं है, क्या है? हाई कोर्ट की पार्डन है, आप पे कृपा है। अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले और वो चाहे तो मना कर दे। तो यह ध्यान रखना यहाँ जो वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है? दंडादेश होगी जहां अपील होती है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस बात को थोड़ा सा फोकस रखना कि अपील अलग अलग होती है, एक साथ एक ही तरह की अपील नहीं होती। इसीलिए इसने वर्ड क्या दे रखा है कि जिस कोर्ट की जहां दंडादेशों का एक ही रूल है कि भाई अगर दंडादेश चाहे 323-41 में किया हो, चाहे 420 में किया हो, 392 में किया हो, किसी में भी किया हो, सबकी अपील कहाँ होगी? सेशन में होगी। लेकिन एक्विटल को इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है कि अगर संज्ञेय है, जमानती है, तो ही अपील कहाँ होगी? सेशन में होगी। बाकी 4 मामले बच गए, 3 मामले बच गए। कौन से? संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती, 3 बच गए। इनकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। और हाई कोर्ट में डायरेक्ट होगी भी नहीं, कैसे होगी? बाय लिव होगी। कि पहले आप स्पीकर बंद कर लीजिए। आगे बात। फिर उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट 87। 87 मेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। सेक्शन 87 मेंस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। अब देखो 87 में क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ, यानी कोर्ट का प्राइमा फेसी ये है कि क्या करेगा? समन इशू करेगा, वारंट इशू नहीं करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइन दी हुई है कि अरेस्ट नहीं जारी किया जाता, कि जहां तक हो सके आप क्या करोगे? समन इशू करोगे, वारंट इशू नहीं करोगे। केस मैं कल बता दूंगा जिसमें ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि समन नहीं होगा, वारंट इशू होगा। थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रहा है, मैं कल आपको बता दूँ, लेकिन याद दिला देना मेरे को, ठीक है? कि मैं आपको केस, या फिर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा जो भी ग्रुप में, कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सम्मन जारी होने के बाद में कोर्ट सम्मन के स्थान पर वारंट कब जारी कर सकता है? देखो सबसे पहली परिस्थिति कि किसी व्यक्ति का सम्मन इशू किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 नंबर कोर्ट में
मैंने एक वो कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया था कि भाई वो लैपटॉप लेकर के आप कोर्ट में आ जाना, और कोर्ट से एक सम्मन इशू करवा दिया था। अब आदमी क्या कह रहा है कि नहीं आऊँगा, तो सम्मन सर्विस हो गई, फिर भी भाई साहब नहीं आ रहे तो आदमी भेजना पड़ेगा कि नहीं बोले। कई बार होता है ना कि रिश्तेदार कार्ड से नहीं आते, तो फिर हमें खुद को पर्सनली जाके लेके आना पड़ता है, गाड़ी लेके, है ना। तो वो गाड़ी लेकर के जाना पड़ता है। तो पहला कि सम्मन सर्विस हो गया, और इस बात का साक्ष्य आ गया कि भाई सम्मन सर्विस होने के बाद भी भाई साहब नहीं आए, तो उसके खिलाफ क्या करेगा, अरेस्ट वारंट इशू करेगा। कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया, और सम्मन के जिस दिन उपस्थित होना था उससे पहले या अन्यथा, यानी सम्मन इशू किए बिना भी कोर्ट को ये संतुष्ट हो जाता है कि भाई साहब इस टाइप के नहीं, फूफा जी टाइप के ये होते ना घर पे, कि भाई उनको तो गाड़ी भेजनी पड़ेगी, बिना गाड़ी के नहीं आएंगे, तो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो ये दो परिस्थितियां हैं जिनमें सम्मन की जगह क्या करता है, वारंट। पहला तो सीधी सी कि सम्मन सर्विस हो गया, नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू करेगा। दूसरी कंडीशन कि सम्मन इशू कर दिया या नहीं किया, दोनों ही परिस्थिति है उसके अन्यथा, लेकिन जिस तारीख को कोर्ट में प्रेजेंट होना है उससे पहले कोर्ट को संतुष्ट हो जाता है कि ये भाई साहब तो नहीं आएंगे, फरार होने वाले हैं, या न्यायालय के जुडिक्शन को क्या करने वाला है, छोड़ने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, सम्मन के स्थान पर वारंट जारी करेगा। 87 100% पूछता है, और आपको भी पूछेगा। सीआरपीसी का नया पेपर आएगा कई सालों बाद, और 87 ना पूछे, लगता नहीं कि एग्जामिनर इससे क्वेश्चन नहीं बनाए। 87 से वो 100% क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो कोई सा ही पेपर हो, चाहे वो आरजेएस का हो चाहे एडीजे का हो, इससे क्वेश्चन जरूर बनाता है। तो 87 इंपॉर्टेंट है। दो परिस्थितियां समझ गए। देखो, न्यायालय किसी भी मामले में जिसमें वह व्यक्ति हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया था, इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। पहली कंडीशन, यदि या तो सम्मन जारी किए जाने के पूर्व पश्चात किंतु हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को विश्वास करने का कारण है कि वह फरार हो गया या सम्मन का पालन नहीं करेगा। दोनों कंडीशन आ गई, सम्मन जारी करने के बाद या सम्मन जारी किए बिना। अगर वो संतुष्ट हो गया कि भाई साहब नहीं आने वाले, ये तो बड़े वाले फूफा जी हैं, इनके लिए तो गाड़ी भेजनी पड़ेगी। और दूसरा, यदि सम्मन पर हाजिर होने में असफल रहता है ना, और इसे साबित कर देता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से समय पर कर दी गई थी और तदनुसार हाजिर होने का अवसर था, असफलता के लिए कोई उचित प्रति हेतु नहीं था, तो दो कंडीशन में सम्मन के स्थान पर कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, मेंस में पूछता है। अब 87 वाला आदमी कोर्ट में आ गया, तो 88 में क्या करेगा। आज तो आप आ गए सम्मन और वारंट से, वो का आते जाते रहना, हम जब भी बुलाए तब, तो उससे क्या कर लेगा, बॉन्ड भर दे। और फिर भी बॉन्ड भरने के बाद इतना नकटा हो के नहीं आऊंगा, तो फिर क्या होगा, गिरफ्तार किया जा सकता है वो व्यक्ति, है ना। कोर्ट वो उसका वारंट इशू करके अरेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सेक्शन 61 से लेकर और सेक्शन 90 तक क्या है, प्रोसेस, है ना, कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए, तो कोर्ट में बुलाने की प्रोसेस थी कि किसी व्यक्ति को हम कोर्ट में कैसे बुला सकते हैं। सेक्शन 61 टू 90, 90 61 से लेकर 90 तक क्या दिया हुआ है, प्रोसेस दी हुई है। कौन सी,
कि किसी व्यक्ति की पार्शियल अपीयरेंस कोर्ट में कैसे करवा सकते। क्लियर होगी। इसमें पहला तरीका कौन सा था? अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है और अक्यूज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, जिसके लिए प्रोविजन कहा किया 61 to 69। फिर आता है वारंट। वारंट की प्रोसेस कहाँ की? 70 से लेकर के 81। फिर उसके बाद में प्रोक्लेमेशन है ना, उद्घोषणा और उद्घोषित अपराधी, ये कहा 82। और अटैचमेंट कुड़की 83 से लेकर के 86 तक। अटैचमेंट कहां दे रखा है? 83 से लेकर 86 तक। और 87 में सम्मन के स्थान पर वारंट है ना, सम्मन के स्थान पर वारंट। ये दो परिस्थितियां। फिर 88 में वो आदमी आ जाएगा तो हम उससे पूछेंगे, बॉन्ड भरवा देंगे, नहीं आएगा तो फिर वारंट जा करके अरेस्ट करवा देंगे। ये प्रोसेस है। किसको? व्यक्ति को बुलाओ। ठीक। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, क्या व्यक्ति के बजाय अब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की या किसी चीज की जरूरत है, उसको कैसे मंगाएंगे? कोई आदमी को बुलाने के लिए सम्मन वारंट इशू हो गया। अब बात है किसको? क्या हमें आदमी नहीं चाहिए, हमें तो डॉक्यूमेंट्स और कोई चीज है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, पेश करवाना चाहते हैं। तो क्या करें? उसके लिए क्या करें भाई? कोर्ट में उसे पेश करवाने के लिए हम क्या करें? तो कोर्ट में उसे पेश कराने के लिए हम क्या करें? इसके लिए प्रोविजन किया गया है सेक्शन 91। किसे? सेक्शन 91 के 91 में ये कह रहे हैं, देखो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को भी डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज चाहिए और कोर्ट को भी। कोर्ट को अगर कोई दस्तावेज मंगवाने हैं, किसे? मजिस्ट्रेट या न्यायालय। और अगर डॉक्यूमेंट्स किसको? पुलिस को मंगवाने हैं, किसे? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पुलिस को, है ना। तो मोर्ट और मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति के पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट्स है या वो वस्तु है, उसे नोटिस दिया जाता है। अगर कोर्ट है तो कोर्ट तो जारी करता है समन। कोर्ट क्या इश्यू करेगा? समन। समन केवल कोर्ट ही जारी कर सकता है। पुलिस को अगर डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो पुलिस क्या करेगी? नोटिस इश्यू करेगी उस व्यक्ति को कि भाई आप कोर्ट में उपस्थित हो और क्या करे? अब जिस आदमी की कब्जे में मान लो सपोज करो कि विनेंद्र के कब्जे में डॉक्यूमेंट्स है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स जारी कर दी। ठीक। वीरेंद्र मेरे पास आया कि सर उधर थाने की तरफ से तो आप जाओगे या कोर्ट में तो आप जा ही रहे हो, मेरा पेपर है, मैं जाऊंगा सारा दिन खराब होगा, एक काम करो आप ये कोर्ट में पेश कर। तो सेकंड यही कह रहा है कि जहां डॉक्यूमेंट्स और वो मंगवाए हैं वहां उस व्यक्ति को पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत नहीं। पर्सनल प्रेजेंस की जरूरत तब होती है जब हम उसे लिख दें। जैसे आपने एविडेंस एक्ट में भी पढ़ा होगा कि डॉक्यूमेंट्स पेश करने वाले व्यक्ति की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती जब तक कि उसे विटनेस के रूप में नहीं बुलाया। आगे बात समझ में कि डॉक्यूमेंट्स पेश करने वाले व्यक्ति को भी क्या है? कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए नहीं कहा गया। तो सेकंड क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति को नोटिस या समन इशू हो रहा है कि वो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स भिजवा दे या जो मंगाया वो मंगवा दे, बस उससे कंप्लायंस मान ली जाएगी, उसकी खुद की पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। फिर इसका 91 का 3 इंपॉर्टेंट है कि आप बैंकारी साक्ष्य अधिनियम की 123 और 24 यानी शासकीय संसूचना प्राप्त कोई भी संसूचना को या किसी भी सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
और न ही आप बही खाते मंगवा सकते। आगे बात समझ। और नेक्स्ट किसके लिए दे रखा है कि डाक तार प्राधिकारी के अभिरक्षा में कोई पत्र, पोस्ट कार्ड या अन्य चीज, पार्सल चीज को लागू होने वाली। अब 91 के सी, वो सॉरी 3 का बी, उसमें ये कहा कि कोर्ट और न्यायालय, मजिस्ट्रेट और न्यायालय या फिर पुलिस अधिकारी डाक तार प्राधिकारी से नोटिस इशू या सम्मन इशू नहीं कर सकते कि भाई आपके पोजीशन में कोई भी पत्र है, तार है, पोस्ट कार्ड है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, पार्सल है या चीज है, उसको पे क्या करे, कोर्ट में पेश करे या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पेश करे। कहाँ मना किया है? सेक्शन 91 के 3 के बी में मना किया। फिर वो क्या अगर है तो क्या वो सुप्रीम हो गया क्या डाक वाला कि कोई ले ही नहीं सकता? तो इसके लिए 4 व्यक्तियों को परमिशन दी है कि ये 4 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं, उसे आदेश दे सकते हैं कि भाई आपके पोजीशन में ये चीज है, ये क्या करे कि हम आदमी भेज रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन 4? पहला डीएम, सीजीएम, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी ये 4 को पावर है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सीजीएम और डीएम। अब डीएम के अलावा, सीजीएम के अलावा जो मजिस्ट्रेट हो गए वो हो गए एसीजीएम, जेएम फर्स्ट और जेएम सेकंड। और डीएम के अलावा जो हो गए एडीएम, एसडीएम और ईएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये पावर किसके पास में है डाक तार प्राधिकारी से लेने की? इन 4 व्यक्तियों के पास, बाकी वालों के पास में, बाकी वालों के पास में नहीं। तो जो ऊपर वाले हैं वो तो किसी को भी प्राधिकार दे करके ये कह सकते हैं भाई डाक तार प्राधिकारी के पास से ये चीज ले आओ। ठीक। अब यहां ये 3 कोर्ट तो ये बच गए, ये कोर्ट बच गए, और एक आ गया एसपी और आयुक्त, कमिश्नर। पुलिस का भी तो आ गया सबसे बड़ा, एसपी और आयुक्त। अब ये जो बच गए मजिस्ट्रेट और एसपी और आयुक्त, इनको ये राइट है कि ये तलाशी करवा सकते, क्या करा सकते, सर्च करवा सकते, और अगर कोई चीज मिल गई तो उससे क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं कि भाई इसको रोके रख, हम बड़े भाई साहब से क्या करवा रहे हैं। भाई एसपी का बड़ा भाई साहब तो कौन हो गया, डीएम, कि हम बड़े भाई साहब से करवा ले, और ये कि हम भी बड़े भाई साहब से क्या करवा लेते हैं, ऑर्डर, और ये भी। आगे बात समझ। तो ये क्या कर सकते हैं, डिटेन करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं, लेकिन उसको ऊपर वालों के, बड़े भाई साहब के आदेश के बिना ले नहीं सकते। तो देखो 91 में मना किया है कि ये नहीं मंगवा सकते, और 92 में ये कह रहा है कि कौन मंगवा सकता है, कौन डिटेन कर सकता है, कौन सर्च कर सकता है, ये बात लिखी हुई है 92 में। अब जो आरजेएस का पेपर था उसमें ये था कि डाक तार प्राधिकारी की कब्जे में कोई भी दस्तावेज था, है ना, किसके कब्जे में, डाक तार प्राधिकारी के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट्स था, और एसएचओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसे एक नोटिस दिया कि भाई आपके कब्जे में ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप, हमारे को इन्वेस्टिगेशन में जरूरत है, इसलिए आप हमारे को दो। इस ऑर्डर की वैलिडिटी बताइए। तो आप क्या लिखोगे उस ऑर्डर की वैलिडिटी में? तो आप ये लिखोगे कि मजिस्ट्रेट एसएचओ द्वारा दिया गया नोटिस इलीगल है, अविधिमान्य है।
ये आपका उत्तर हो गया। क्यों? अब आप ये लिखोगे क्या कि साहब केवल 4 ही व्यक्ति मंगवा सकते हैं। भाई आप ये कहोगे कि भाई ये 4 मंगवा सकते, वो पूछ रहा था कि कौन मंगवा सकता है, वो ये पूछ रहा है कि ऐसे जो मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता। तो ऐसे चो का 92 से कोई लेना देना है? कहीं नाम भी लिखा हो तो बता दो। इस क्वेश्चन के उत्तर के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? 91 के, सॉरी 91 के 3 के बी में जाना पड़ेगा। भाई मैं क्वेश्चन का उत्तर देना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि उसने क्या ऑर्डर किया। भाई सेक्शन 91 में ये कहा कि एसएचओ नहीं मंगा सकता, और 92 में ये दे रखा है कि कौन मंगा सकता है। अब उसने ये कहा कि एसएचओ ने प्राधिकारी को लेटर दिया। अब इस ऑर्डर की विधि मान्यता बताइए। अब आप ये कहते हो कि साहब ये ऑर्डर है विधि मान्य क्योंकि केवल ये 4 ही मंगवा सकते हैं। तो उसने ये पूछा था कि कौन मंगवा सकता है? उसने तो ये पूछा था कि एसएचओ मंगवा सकता है कि नहीं मंगवा सकता। और एसएचओ नहीं मंगवा सकता ये बात कहां लिखी हुई है? तो आप उत्तर क्या दोगे? 92 का दोगे या 91 का दोगे? कि 91 के 3 के फर्स्ट बी में मना किया गया है कि डाकतार प्राधिकारी से को एसएचओ नोटिस देकर कोई दस्तावेज नहीं मंगवा सकता। आ गई बात समझ? और हम लिखते क्या कि साहब ये मंगवा सकते हैं इसलिए एसएचओ नहीं मंगवा सकते। ये कोई रीजन थोड़ी हुआ। नहीं, भाई मैं पूछूं इससे कि बेटा खाना खा लिया, ये कैसा? अब आज अंकित ने भी खा लिया, विक्रम ने भी खा लिया, विनीता ने भी खा लिया। अरे भाई तू खाया कि नहीं खाया ये बता। नहीं, इसलिए मैंने नहीं खाया। नहीं, आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन की नेचर है उत्तर भी उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो क्वेश्चन था उसका उत्तर कहां से बन रहा था? 91 के 3 के बी से बन रहा। तो हम क्या कह रहे हैं? आगे बात समझ, हम क्या कह रहे हैं? फिर देखिए हम आते हैं कहां पर? सेक्शन 93। 93 में ये है कि ये बहुत पूछा जाता है 93, इसको भी मेंस के लिए अंडरलाइन कर लो। सेक्शन 87 की तरह 93 को भी पूछा जाता है कि कोर्ट या मजिस्ट्रेट सर्च वारंट कब जारी करेगा। कोर्ट या मजिस्ट्रेट 93 में यह है कि किसी व्यक्ति को तलाशी कब जारी किया जाएगा। तो तलाशी वारंट के लिए 93 में 3 कंडीशन दी हुई। सेक्शन 93 में तलाशी वारंट इशू करने के लिए कितनी कंडीशन दी हुई है? 3 कंडीशन दी हुई। पहली कंडीशन क्या है? फिर 3 कंडीशन दी हुई है जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि 91 और 92 में जो ऑर्डर दिया है उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट इशू करेगा। पहला। दूसरा, ये चीज निश्चित नहीं है कहाँ है और किसके पास में है तो सर्च वारंट इशू करेगा। आगे बात समझ। लेकिन ध्यान रखना सर्च वारंट के क्राइटेरिया होता है। जब अगर सर्च वारंट में प्लेस स्पेसिफाइड कर दिया, जैसे मान लो यहाँ एक बिल्डिंग है, उधर अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर सर्च वारंट उधर का है तो पुलिस इधर सर्च नहीं कर सकती। एरिया जो फिक्स होता है सर्च उसी में होता है। ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए जरूरी है कि कोई भी मामले का उद्देश्य साधारण तलाशी है ना और निरीक्षण के बिना पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो सर्च की परमिशन दे सकता है। कौन देगा?
अच्छा जांच विचारण या अन्य कार्रवाई, ठीक है, बिल्कुल, है ना, जांच विचारण या अदर प्रोसीडिंग्स के लिए वर्ड दिया हुआ है कि अगर जरूरी है तो वो सर्च का आदेश देगा। तो 3 कंडीशन में क्या होता है, सर्च वारंट इशू किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 94। सेक्शन 94, 94 में क्या दे रखा था कि किसी व्यक्ति के कब्जे में चुराई हुई संपत्ति, 93 वाले क्राइटेरिया में तो आ ही नहीं रहा ना। अगर अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई किसी के घर पे चुराई हुई संपत्ति या डाउटफुल प्रॉपर्टी है कि इसमें लिंग का सोना आया हुआ है, ड्रग्स रखी हुई है, दारू की बोतलें रखी हुई है, गुम्मर खराब हथकड़ चल रही है, नहीं, तो ये है कि एक बार एक प्रोफेसर के पास में मैं गया था, तो प्रोफेसर केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसकी अपनी खुद की पर्सनल लैब बना रखी थी। तो फिर वो अपनी खुद की स्पेशल खुद ही निकाल करके खुद ही पीता था। नहीं, मैंने कहा सर ये भी एक्साइज एक्ट का अपराध है कि आप अपने लिए भी निकाल करके, नहीं तो क्या यार मेरे से बढ़िया क्वालिटी की कौन निकाल सकता है। तो क्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एक्साइज एक्ट में क्या है, ऑफेंस है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन के अंतर्गत सर्च 93 और 94 का सर्च समझ में आ गया ना, कि भाई किसी के पास चुराई हुई संपत्ति है या डाउटफुल प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया, किसी के घर पे ड्रग्स भी हो सकता है, किसी के घर पे क्या हो सकता है, दारू भी निकल रही हो सकती है, शराब भी हो सकती है, कोई स्मगलिंग का सोना भी हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा न्यायालय, पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है कि भाई आप क्या करो कि उस घर में प्रवेश करके सर्च कर सकते हो और जो चीज मिले उसे अभिकृत कर सकते। ठीक है, अब 95, 95 में ये कह रहा है कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए जो लोगों में हिंसा भड़काती है ना, भाई सांप्रदायिक दंगे भड़का सकती है लोगों के बीच में, 153 ए वाले बी वाले, या अश्लील टाइप की, और किसी के घर में है चोरी, पुस्तक पुस्तिका में ऐसी चीज डली हुई, तो ये गवर्नमेंट के पास में पावर है कि गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन द्वारा उसे क्या कर सकती है, बैन कर सकती है कि भाई आप इस चीज को प्रदर्शित नहीं करोगे, नहीं दिखाओगे। तो ऑन रोड, ऑन देखो हर अश्लील क्या होता है भाई, अश्लील क्या होता है भाई, अश्लील वो होता है जिसके लिए आर बनाम हिकलिन के केस में क्राइटेरिया देखो, अश्लीलता का हर समाज में अलग अलग क्राइटेरिया। ठीक, पहले क्या था कि जैसे कोई पुरानी मूवी देखो आप, कि जैसे हीरो हीरोइन बहुत मेहनत करते, ठीक है, उस वक्त तो मोबाइल मोबाइल का जमाना भी नहीं था, पहाड़ों में खेतों में कहीं भी मिल मिला करके प्यार करते, और जब भी मिलने का टाइम आता तो 2 गुलाब के फूल टकराते थे, हीरोइन ने उनको कभी साथ नहीं दिखाया। तो उस समाज में अश्लीलता का क्राइटेरिया क्या था कि लड़का लड़की साथ भी नहीं देखते। फिर धीरे धीरे क्राइटेरिया चेंज हुआ, गुलाब की जगह कबूतर आने लग गए, नहीं, फिर क्राइटेरिया चेंज हुआ, नहीं, फिर वो मिलने लग गए, और आज आपको पता ही। तो अश्लीलता हमेशा किस पे डिपेंड करती है, समाज पे डिपेंड करती है। फिर अश्लीलता किस पे डिपेंड करती है, समाज पे डिपेंड करती है। अब आप ये कहते हो कि सब लड़कियां छोटे कपड़े पहन लेती हैं, ये अश्लीलता नहीं, ये तो एक बहाना है किस चीज का, कि ये जो समाज है इसकी जिम्मेदारी है कि लड़की को सुरक्षित करना, आगे बात समझ। और वो
केवल लड़की को सुरक्षित नहीं कर पा रहा, इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़की पे डालना है कि साहब आपने। अब एक बात बताओ, रात को लड़की 12 बजे निकल गई और 12 बजे उसके साथ कोई बात होती है तो दूसरे दिन क्या आती है कि 12 बजे क्यों निकली थी। अरे भाई, आप एक सोसाइटी चला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि लड़की को 12 बजे सुरक्षित रखने की, और आप अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहे, और गलती किसकी निकाल रहे हो कि तू 12 बजे क्यों निकली थी। भाई, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप ये सोचो कि कई बार आपने देखा होगा कि गर्ल्स हॉस्टल कि 10 बजे तक आ जाना, 10 बजे बाद एंट्री नहीं होगी, 10 बजे बाद बाहर नहीं निकलो। क्यों नहीं निकलोगे भाई? केवल समाज अपने आप की जिम्मेदारी से बचाने के लिए लड़कियों को क्या बना दिया, उनकी आजादी छीन ली। भाई, लड़की 12 बजे घूम रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अश्लील हो गया। किस कंडीशन से हुआ? तो कहने का मतलब हर समाज का अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और उसकी, और समाज क्या कर रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बजाय, भाई 11 बजे अगर लड़की निकल रही है तो उसे 12 बजे निकलने का क्या राइट नहीं है क्या? फंडामेंटल राइट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहाँ लिख रखा है कि रात को नहीं निकलेंगे? 8 रेस्ट्रिक्शंस है नहीं, और उसमें भी 2 रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, किसमें? संचरण के अधिकार में। कहीं पर भी लिखा हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन में कि रात को 12 बजे लड़के नहीं निकलेगी, कोई रेस्ट्रिक्शंस में? या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी डायरेक्शन में आया हो कि रात को 12 बजे लड़की नहीं निकल सकती? केवल समाज और सोसाइटी अपने आप को बचाने के लिए किस पे दोष डाल दो कि 12 बजे क्यों गई थी। भाई, जब लड़का 12 बजे जा सकता है तो लड़के 12 बजे क्यों नहीं जा सकते? नहीं। जैसे मेरे आजकल क्या है कि पड़ोस में चाय की दुकान खुली हुई है, तो रात को चाय की दुकान खोल करके वो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रात को जो बच्चे पढ़ते हैं वो रात को वहाँ आकर के चाय पी करके वापस अपना जा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। दिमाग फ्रेश हो जाता है तो वापस जा करके चाय पी करके अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन वो एक पड़ोसी कह रहा था कि यार भाई साहब, यहाँ तो रात को 12-12 1-1 बजे लड़के और लड़कियाँ बैठे रहते हैं। तो मैं, यार वो पढ़ने वाले बच्चे, तो लड़कियों का क्या काम? अरे मगर साला 12 बजे जब लड़का पढ़ते हुए चाय की जरूरत फील कर सकता है, तो 12 बजे लड़की चाय की जरूरत क्यों नहीं फील कर सकती? नहीं। मगर इसमें समाज की मेंटेलिटी कहाँ काम कर रही है कि रात को 12 बजे लड़की चाय पी रहे हैं? अरे भाई, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पता है कि कंपटीशन किस लेवल का है, कि जब रात को जग करके पढ़ेंगे तब जाकर के कहीं सफलता मिलती है। और जो व्यक्ति रात को पढ़ रहा है, जैसे लड़का चाय पढ़ रहा है और लड़के को ये फील हो रही है कि यार मैं थोड़ा सा थक रहा हूं, मेरे को बाहर जाके चाय पी लेनी चाहिए, तो लड़की की ये फीलिंग आना गलत है कि भाई मेरे कमरे से 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी पर चाय की दुकान है, मैं यहाँ बनाऊंगी, वो करूंगी, इतनी देर में एक चाय पियाऊंगी तो थोड़ा सा बाहर टहलना भी हो जाएगा, नींद भी खुल जाएगी, चाय भी पी लेंगे। तो ये जो अश्लीलता है, ये क्या है? एक क्राइटेरिया है, और वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है? एक समाज की सोच पे डिपेंड कर रहा है कि समाज किसी बात को क्या लेकर के चलता है। बाकी समाज क्या करता है कि रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा लगाता है अपनी जिम्मेदारियों को बचाने के बजाय, स्पेशली महिलाओं को लेकर के। नहीं। अब जैसे मान लो वो निर्भया वाला कांड हुआ, पुलिस के स्टेटमेंट क्या थे कि साहब रात को 12 बजे क्यों घूम रही थी? अरे वो आदमी जो घूम रहा था उसको किसी ने ये नहीं कहा कि तू 12 बजे क्यों घूम रहा था भाई। वो लड़की उसके साथ घूम रही थी, वो क्या 12 बजे क्यों घूम रही थी? आगे बात समझ। तो ये क्या है, एक समाज की सोच है, और जो भी अश्लीलता या जो भी क्राइटेरिया वो किस पे डिपेंड करता है? सोच पे। और कोर्ट को लगता है कि इस चीज को प्रकाशित होने से समाज के लिए खतरनाक है, दंगे हो सकते हैं, या अश्लीलता, देखो अश्लीलता जो ओरिजिनल है वो पोर्नोग्राफी होती है। उससे क्या होता है कि एक सोसाइटी के जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सामाजिक मुद्दों के बजाय ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है। आगे,
जैसे आपने वो पिक्चर दे रखी होगी 3 इडियट, उसमें वो क्या करता था कि दो ही तरीके हैं कि या तो खुद आगे बढ़ जाओ या बाकियों को पीछे कर दो। तो रात को क्या कर देता था, मैगजीन डाल देता था। उससे क्या हो गया कि जो मेन मुद्दा है उससे आदमी क्या हो गया, डाइवर्ट हो जाता है। आगे बात, तो ये ब्रिटिश कल्चर का ये था कि कई बार सामाजिक मुद्दा उठ रहा है तो उस वक्त क्या करो कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये चीज मार्केट में डाल। तो 95 में कोर्ट, सरकार को ये परमिशन है कि भाई वो किसी भी चीज को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है जो दंगे फैलाती हो या अश्लीलता फैला रही हो। और बैन हो गई तो सार्वजनिक प्लेस पर अगर वो चीज या पुस्तक पत्रिका कुछ भी मिलती है उसे पुलिस अधिकारी अरेस्ट वो कर सकता है, सीज कर सकता है। कौन सा पुलिस अधिकारी, कोई सा भी पुलिस अधिकारी। लेकिन किसी के घर में है तो नहीं ले सकता, उसके लिए पहले वारंट लेगा। और वारंट भी कौन सा अधिकारी लेगा, नॉट बिलो रैंक ऑफ एसआई। 95 में वारंट किसको इश्यू किया जाता है, नॉट बिलो रैंक ऑफ एसआई। फिर जिसकी पुस्तक पुस्तिका को बैन कर दिया गया, कहां पर, सेक्शन 95 में, वो उसे छुड़वाने के लिए 96 में कहा जा सकता है, हाई कोर्ट। 95 में जो बैन हुआ है उस ऑर्डर को के अगेंस्ट हमारे को रिलीफ कहाँ है, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कितने जजों की बेंच सुनेगी, 3 कि 3 सुनेंगे। और जहां 3 से कम है, जैसे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में 2 ही थे, तो फिर वो 2 सुनेंगे। भाई जितने भी हैं उतने ही सुनेंगे, और एक रह गया तो एक सुनेगा। लेकिन 3 दिए हुए हैं और 3 से कम है तो वहां पर जितने भी हैं वो उस मामले को सुनेंगे। और जो भी कॉपी है वो एज ए एविडेंस यूज की जाए। और कोर्ट को लगता है कि मामला नहीं बनता या नहीं बैठता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, मना कर दे। भाई कोर्ट क्या कर सकता है, मना। वो क्या कर देगा, मना कर दे, उधर ही रख देने, मैं उधर ही आ, है ना। वो क्या करेगा, मना कर दे। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 97 और 98। 97 के लिए कई बार पूछ लेते हैं कि सीआरपीसी में हैबियस कॉर्पस से संबंधित प्रावधान कहाँ है, हैबियस कॉर्पस से संबंधित प्रावधान कहाँ है। अब एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं, आप सेक्शन 97 और 98 को पढ़ करके मेरे को बताओगे। प्रॉब्लम पहले समझो, फिर उसके बाद में दोनों सेक्शन पढ़ना। देखो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी चोमू पोस्टिंग थी 25 नंबर कोर्ट में। तो एक व्यक्ति आया और आकर के बैठ गया और रोने से लग गया। फिर मैंने उससे पूछा, वो किसी के साथ आया था, वकील साहब के साथ। मैंने कहा क्या बात हुई, तो फिर वो वकील साहब कह रहे कि साहब बड़ा दुखी है। मैं कहा क्यों भाई, नहीं, उसने बताया कि साहब मैंने एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति ने लव मैरिज, क्या की, शादी। और शादी भी कैसे, लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद उन दोनों ने क्या किया, भाई जो भी लव मैरिज करते हैं वो पहले मैरिज करते हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट जाते हैं। और हाई कोर्ट जाने के बाद में एक केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती है, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा लेते हैं। आजकल हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि वो इधर आने की जरूरत नहीं, सीधा एसपी को लेटर दे दो, एसपी प्रोटेक्शन देगा आपको। कि भाई हर में आप क्या करो, प्रोटेक्शन का ऑर्डर कराओ, तो वो जरूरत नहीं है, आप तो सीधा क्या करो, प्रोटेक्शन दे। तो उन्होंने कहा कि अब लड़की के घर वाले लड़की के यहाँ पे गए, वाई के और एक्स के पास में, बड़ा प्यार से बात। उन्होंने कहा भाई अब आप शादी कर ली तो कर ली, लेकिन अब आप ये सोचो कि हमारी भी थोड़ी सी समाज में रह जाए, तो कम से कम हम क्या कर लें,
प्रॉपरली वे में शादी कर देंगे तो थोड़ा सा रह जाएगा, नहीं तो ये कहेंगे लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। और अगर ये होगा कि भाई शादी करके भेजिए तो लोग यही सोचेंगे भाई शादी, और आजकल ट्रेड भी है कि कोई भी लव मैरिज कर सकता है तो शादी। तो घर वालों ने समझाया, समझाने के बाद में होगा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो ये वाई को लेकर के घर आ गए, और घर लाने के बाद वाई से फोन लिया और वाई को कह दिया कि अब कहीं जाने की जरूरत है, बैठी रहे। लड़का फोन करे कोई उठाए नहीं, कोई बात नहीं करे, लड़की का फोन बंद कर दी। अब जब लड़की के घर पे जाता है तो लड़की के घर वाले मारने पीटने भागते हैं। तो क्या, अब मैं क्या करूं? तो अब आप बात बताओ कि लड़के को इस लड़की को छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन देखो, अगर स्टेट होता इन्वॉल्व तब तो हम हैबियस कॉर्पस की रिट लगाते। अब स्टेट तो है नहीं ना, लेके क्या उड़ गए, तो लड़की किसके पास में, घर वालों के पास में। तो अब आप ये देखो वाई जो है कौन सा, इसको छुड़ाने के लिए वो एप्लीकेशन 97 में दे या 98 में दे, और कहाँ दे, ये दो बातें पढ़ करके आप मेरे को बता दो। पढ़ो 97 8 और 98 को। अब वाई को छुड़वाना है आपको, तो कहाँ छुड़वाओगे और कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओगे?
हाँ बताओ बेटा, 98 को पढ़ो, अनलॉफुल पर्पस के लिए। आगे बात समझ, उसका इलीगली सेक्सुअल हरेसमेंट के पर्पज के लिए है, सेक्सुअल पर्पज के लिए। अब घर वाले इस पर्पज के लिए तो लेके जाएंगे नहीं बेटा, इसलिए ये कहाँ आएगा, 97 के अंतर्गत। और एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, या तो डी एसडीएम के पास या जुडिशियल, डीएम एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ पर एप्लीकेशन। आगे बात समझ, तो ये दोनों कार्रवाई कर सकते हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाई भी कर सकते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई इलीगली रूप से अवैध है तो उसको छुड़वाने के लिए आदेश कहाँ दिया जाता है, 97 में दिया जाता है। और 98 में लड़की और महिला, दो वर्ड दे रखे हैं देखो, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और महिला। तो इसने दो डिवाइडेशन कर दिया कि भाई 18 से कम से पहले तो लड़की है और 18 के बाद में उसके डिवाइडेशन का रीजन ये है कि 18 से कम की है और अगर उससे आप छुड़वा रहे हो तो किसी के प्रोटेक्शन में देना पड़ता है, इसलिए इन्होंने दे रखा है 18 वर्ष से कम आयु की बालिका। और जो फीमेल वर्ड है उसको उन्होंने महिला में कन्वर्ट कर दिया। महिला का मतलब ये नहीं कि महिला बना दिया। 18 वर्ष से वयस्क हो गई तो वयस्क की फिर कस्टडी देने की जरूरत नहीं, वो अपनी इच्छा से कहीं पर भी जा सकती, उसको स्वतंत्र कर दिया जाए। आई बात समझ में। तो 97 में कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लेकिन 98 में जो पर्पज है अनलॉफुल, क्या दे रखे, क्या देखो, स्त्री बालक को विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए अपराध करने और विधि विरुद्ध निगृहित, बेटा वही उसी के साथ इंटरप्रिटेट होता है, मैन लेव हो चुके है ना। देखो, विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए पहला वर्ड दिया है अपराध किए जाने के लिए, फिर विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए विधि विरुद्ध निरुद्ध रखने के लिए, है ना। तो दोनों क्या हो गया, इलीगल पर्पस हो गया। अब घर वाले लेके गए हैं तो खुद के घर वाले तो इलीगल पर्पस तो नहीं हो सकते। आगे बात समझ, इसलिए 98 ना करके क्या आएगा, 97 में एप्लीकेशन है। और कहाँ लगेगी, अब देखो फिर उन्होंने लास्ट में कहा है ना, अगर स्त्री है तो तुरंत स्वतंत्र कर दिया जाए, भाई उसको कस्टडी की जरूरत नहीं है ना। और बालिका को उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जिसके विरुद्ध है तुरंत कर दे। तो ये डिवाइडेशन जो बच्ची और स्त्री का किया वो कहां पर किया, 98 में। आगे बात समझ में कि क्यों किया। और क्या बेटा, हाँ बेटा, लेकिन अब वो लड़की स्वतंत्र है कि नहीं है, शादी कर ली और शादी के बाद में शादी का पर्पज क्या होता है, एक दूसरे की टुगेदरनेस, सहचर्य। और जब आप इन दोनों को अलग कर रहे हो तो सही है या गलत है, अरे बस। तो ये सेक्शन 97 और 98 क्लियर है कि भाई 97 में क्या है और 98 में क्या है। फिर उसके बाद में सेक्शन 100 को करते हैं, 100 महत्वपूर्ण है, ठीक। सेक्शन 100, हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, तलाशी के लिए वो जाकर ये बताएगा ना कि मेरी कोर्ट को क्या पता है, उसने ये बताया कि मेरी वाइफ इस घर में इनके परिवार वालों ने बंद कर रखा है, तो सर्च वारंट इसी चीज का जाएगा ना कि उस घर में जाओ, पूरे मोहल्ले का थोड़ी जाएगा। और उसमें जो सर्च करो ना, अगर लड़की मिलती है या कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उससे छुड़ा करके क्या करो, ले करके आओ। आगे बात, अब एक पर्टिकुलर प्लेस का ही तो सर्च वारंट इश्यू होगा, ये थोड़ी कि जाओ तलाशी कर लो, कहाँ कर ले।
ऐसे फिर देने लग जाए तो किसी के भी घर की घंटी बजाए, वो कहे क्या, वो कहा साहब सर्च वारंट होगा किस चीज का, वो कहा सब कोर्ट ने दिया है, तलाशी करनी है, वो कहे किस बात की, वो कहा "वो आपके यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है, गलत आदमी", है ना। तो इसलिए सर्च वारंट इशू। फिर देखिए सेक्शन 100 में ये दे रखा है कि भाई सर्च वारंट इशू हो गया, ठीक। सर्च वारंट इशू होने के बाद में क्या प्रोसेस होगी, उसको एग्जीक्यूशन, स्पीकर बंद कर लीजिए। सर्च वारंट के बाद में एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। भाई सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक। तो देखो सर्च वारंट का जो एग्जीक्यूशन किया जाएगा उसका तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले जिसके घर में तलाशी लेने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर घर, मान लो सपोज करो अपने यहीं आता है, और मान लो कि ये मकान अरविंद सर के पोजीशन में है, वो उसने बजाया, गेट खुलवाया, तो सबसे पहले अरविंद सर की ड्यूटी कि भाई वो क्या करे, उसे आना था आगे। अब मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई चीज है, वो अरविंद सर अपनी जेब में भी तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो सबसे पहले कि भाई आप अपनी तलाशी देते, तो पर्सनल सर्च उस वक्त, लेकिन जो भी तलाशी ली जाएगी उसके लिए दो व्यक्ति, उस मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित का ये नहीं है कि उस मोहल्ले के पार्षद को बुला के लाएंगे, जिनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते। मोहल्ले वाले कहेंगे नहीं साहब हम नहीं घुसेंगे इसके घर पे, अच्छा आदमी नहीं है, तो दूसरे मोहल्ले से मंगवा लेंगे और उनकी सर्च कर लेंगे। फिर पर्सनल सर्च में जो भी मिला है उसकी एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट की एक कॉपी सामने वाले, और उन दो व्यक्तियों से क्या करवाए जाएंगे, साइन करवाए जाएंगे। फिर वो अंदर आएंगे, और मान लो वो नहीं आने दे तो जो 947 में प्रोसेस है, कौन सी, कि नहीं घुसने दे रहा तो जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके अंदर घुस सकता है। फिर अंदर जो भी चीज मिलनी है उसको सारी चीजों को लेगा और उसकी एक लिस्ट बनाएगा, जिसको बोलते हैं सीजर मेमो। सीजर मेमो कहाँ तैयार होता है, सेक्शन 100। फिर उसका सीजर मेमो तैयार करेगा, और सीजर मेमो पर जो दो व्यक्ति विटनेस है उनके क्या कराए जाएंगे, सिग्नेचर कराए जाएंगे। एक कॉपी जिसके यहाँ से सीजर किया है उसको दे दी जाएगी, भाई साहब ये सामान आज से हमारा हो गया, ठीक। और इस प्रकार से सीजर मेमो क्या हो गया, तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद में प्रोसेस, और जो व्यक्ति बुलाने के बाद भी नहीं आ रहे जबरदस्ती, वो कौन सी धारा का अपराध करते हैं, 187 आईपीसी का अपराध करते हैं, कि अगर बुलाने के बाद भी कोर्ट में नहीं आ रहे तो 86। समझ में आ गए। ये सेक्शन 100 की प्रोसेस थी कि 100 में सर्च कैसे किया जाता है। स्पेशली 100 में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पर्सनल सर्च हो, वस्तु का सर्च हो, सर्च के बाद एक सीजर मेमो तैयार किया जाएगा, सीजर मेमो में दो व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्तियों के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। अगर उसी मोहल्ले के हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मोहल्ले के। फिर उसके बाद में बाकी फिर हम कल करें, ठीक है। कल प्रिवेंटिव कार्रवाई देखेंगे अपन, है ना, कि प्रिवेंटिव कार्रवाई कैसे होती है, ठीक है।